उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आज वीर बाल दिवस मनाया। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के बलिदान दिवस पर वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। वहीं सीएम धामी ने वीर बाल दिवस के रूप में श्रद्धांजलि दी। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट की ओर से भी वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान पर निबंध प्रतियोगिता भी करवाई गई। विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिता के विजेताओं को ट्रस्ट सम्मानित करेगा। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 1705 को सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने छोटी सी उम्र में सिख पंथ के गरिमामयी गौरव की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया था। उनकी वीरता और दिए गए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने इसी क्रम में राज्य सरकार व शिक्षा विभाग को निबंध प्रतियोगिता कराने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता आज 26 दिसंबर को, जिला स्तरीय 2 जनवरी जबकि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 10 जनवरी को रखी गई। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी साहब और उनके समस्त परिवार का जीवन जहां हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वहीं गुरु साहब के चारों साहबजादों का बलिदान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विश्व का एक अनोखा इतिहास का अध्याय है। उसको हम लोग अपने स्मरण में रखें। इस हेतु हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरु गोविंद सिंह जी साहब के चारों साहबजादों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बच्चों के द्वारा वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखा। राज्यपाल का कहना है कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्मभक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिनका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है और वीर साहबजादों के बलिदानों से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आज वो दिन हम सबके सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सैक्रिफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुप्रतीक्षित मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2022 का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मसूरी के गांधी चौक से शुभारंभ किया। ऐसी कड़ी में मसूरी शहर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। ऐसे पहले कार्निवल के तहत लंढोर के सर्वे मैदान से सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली गई, जो लंढोर चौक, घंटाघर, अपर माल रोड, शहीद भगत सिंह चौक, पिक्चर पैलेस, कुलडी बाजार, शहीद स्थल, गढ़वाल टेरेस होते हुए गांधी चौक पहुंची। गांधी चौक पर मुख्यमंत्री धामी कार्निवल का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान पैरा मोटरिंग उड़ान का भी प्रदर्शन किया गया। नैसर्गिक सौंदर्य से पूरी हमारी देवभूमि उत्तराखंड का प्रत्येक क्षेत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा लिए। उस समय यहाँ पर विंटर कार्निवल आयोजित किया गया, जो निश्चित रूप से हमारे मसूरी के पर्यटन को बढ़ाने का काम तो कर ही रहा है, जिसमें अभी नेगी जी ने जो बताया कि 5 दिनों तक लगातार अलग अलग कार्यक्रम होने, जैसे आज माधुरी दीदी का होने वाला है, प्रीतम भरतवाड़ का होने वाला है, नरेंद्र सिंह नेगी जी का होने वाला है, कोई बैंड आने वाला है, अनेकों प्रस्तुतियां यहाँ पर होने वाली है। ये विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता को समेटे हुए यह पावन भूमि विश्व में पर्यटन और अध्यात्म दोनों ही क्षेत्रों में अपना एक प्रमुख स्थान रखती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के
यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उत्तराखंड राज्य के लिए कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी कोटद्वार पहुंचे। कोटद्वार पहुंचकर बेस हॉस्पिटल कोटद्वार का उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मरीजों का हालचाल पूछा और इसी दौरान मरीजों के परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री से हॉस्पिटल की खामियां बताते हुए कहा कि जिला का सबसे महत्वपूर्ण हॉस्पिटल मात्र एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। पिछले कई वर्षों से हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि भाई जो हमारा उप जिला चिकित्सालय कोटद्वार है, इस पे हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे होनी चाहिए ताकि यहाँ से कोई मरीज रेफर न हो। और आज हमने समीक्षा भी की है और मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 500 मरीज पर डे यहाँ पे हैं। हर प्रकार की सुविधा सरकार के द्वारा दी जा रही है और 2023 में जो भी यहाँ पे और अच्छा करने के लायक होगा, जो कमी हो उसको सब पूरा किया जाएगा। और हमारी विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी जो बातें मुझे 5 बातें बताई यहाँ के बारे में, वो 5 बातें हम 2023 में कुछ काम जनवरी में कर देंगे, कुछ काम फरवरी में कर देंगे, कुछ काम मार्च में कर देंगे। मुझे लगता है कि 2023 जो है कोटद्वार हॉस्पिटल। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत देहरादून स्थित गांधी पार्क में 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हरीश रावत लगातार अंकिता भंडारी को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ खास बातचीत की। आइए जानते हैं पूर्व सीएम ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर क्या कहा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष लगातार मुखर है और लगातार न्याय की मांग कर रहा है। आज इसी क्रम में हरीश रावत धरने पर बैठे हैं। साहब, आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ आपकी मांगे हैं इसके लिए? हमारी कोई मांग नहीं है। ये जो जन भावना है, एक बड़ी जबरदस्त शंका, एक डर, भय, आशंका लोगों के मन में है कि अंकिता हत्याकांड का कानूनी तरीके से पटाक्षेप करने पर यह सरकार तुली हुई है, ये शंका है। और जिस तरीके की कुछ घटनाएं हुई हैं, साक्ष्यों को मिटाया गया है, एफआईआर दर्ज करने में विलंब हुआ है और आग लगने से रिजॉर्ट में जो बुलडोजर फुराने की घटना हुई है, वो सब घटनाओं से लोगों का डर, आशंका और मजबूत हो गया। और जो है एक सर्वेक्षण भी किया था और कुछ तथ्य उन्होंने इकट्ठा किए और वो सब तथ्य भी कह रहे हैं कि कुछ गंभीर बात है जिसको बचाने की गंभीर चेष्टा हो रही है। तो इन सब बातों के आलोक में आज मैंने ये उपवास रखा है। सत्ता पक्ष का लगातार कहना है कि कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है, क्योंकि अंकिता सिर्फ कांग्रेस की बेटी नहीं है, हरीश रावत की बेटी नहीं है, बल्कि वो भारत की बेटी है और देश की बेटी है। क्या कुछ हम कह रहे हैं वो भाजपा की बेटी है, वो जो है धामी जी की बहन है, उनकी बेटी है, मेरी बेटी है, सबकी बेटी है। और इसीलिए तो हमने कहा कि ये शंकाएं हैं, हम कोई भाजपा को इंगित नहीं कर रहे हैं, हमने उन पर आरोप नहीं लगाया है। शंकाएं हैं, कुशंकाएं भी हो सकती हैं, गलत आशंकाएं भी हो सकती हैं, लेकिन हैं और हम उनको व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपवास न धरने पर बैठे हैं। सब लोग आए हैं, बैठ रहे हैं और लोग भी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को उत्तराखंड सरकार की एसआईटी जांच पर भरोसा है? मुझे तो कांस्टेबल पर भी भरोसा है यदि उसकी जांच है, लेकिन महत्वपूर्ण हरीश रावत का भरोसा नहीं है, जनता को का भरोसा और अंकिता की आत्मा को भरोसा है नहीं है। ये आज हम सब उत्तराखंड वासियों को पूछना पड़ रहा है। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो आज अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर धरने पर बैठे हैं और गांधी पार्क बाहर ही ये धरने पर बैठे हैं। कैमरामैन गगनदीप सिंह के साथ हिमांशु बरमोला, जन टीवी, देहरादून।
इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बढ़ती सर्दी को देखते हुए लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल ने तहसील पहुंच रहे जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बढ़ती शीतलहर को देखते हुए 200 कंबल वितरण का कार्यक्रम उनके द्वारा किया गया है। जो जरूरतमंद व्यक्ति तहसील में आ रहे हैं उन्हें भी कंबल दिए जा रहे हैं और क्षेत्र में भी भ्रमण कर जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। शीतलहरी को देखते हुए लगभग 200 कंबल वितरण का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। तो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको तहसील में भी दे रहे हैं और क्षेत्र भ्रमण के दौरान भी जो जरूरतमंद व्यक्ति मिलते हैं उनको भी कंबल वितरण का कार्यक्रम जारी है। लक्सर एसडीएम गोपाल राम बिंदवाल ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए बनी टीम के द्वारा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अवैध खनन में 2 वाहनों को पकड़कर सीज किया गया है और नियमानुसार चालानी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट की जाएगी। हमारी खनन को रोकने के लिए जो टीम बनी है वो क्षेत्र भ्रमण पे है और कल रात भी 2 टीम हमारी काम कर रही थी। 2 वाहन अवैध खनन करते हुए पकड़े गए हैं जिनको सीज करके तहसील कैंपस में खड़ा किया गया है और नियमानुसार चालानी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर काबिज अतिक्रमणकारियों को 1 सप्ताह के भीतर हटाए जाने के आदेश देने के बाद आज प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ हाई प्रोफाइल समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में जिस पर निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमणकारियों को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस दिया जाएगा और इसी दिन पिलरबंदी भी की जाएगी। और देखिए इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज़ की लैंड है उस पर जो भी एंक्रोचर्स हैं उसमें डायरेक्शंस रेलवेज़ को ये हैं कि इस पर आप अपना कब्ज़ा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी रेलवेज़ की ओर से भी उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस पे जो भी अवैध स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं उनको भी डिमोलिश कर दिया जाए। तो रेलवेज़ भी आज यहाँ पे है और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर है ही है, उन सबको इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से सर इसको कराया जाए। पहले किस तरह आपका जो तैयारी चल रही थी उसको ही आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आज की मीटिंग के बाद जो है वो फोर्स की विमान हमारी पहले से भी जा चुकी है। ये टीम को ऊपर डाल दिया वैसे डाल के और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो आपका हमारे लोकल स्टेट की फोर्स है वो आगे पहुँच चुकी है और ये रैंक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोन में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4500 करीब जो हमारी फोर्स है वो इसमें लग जाएगी। सरकार के साथ जो है संयुक्त बैठक की गई और कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। सर कितनी जमीन है, कितने घरों में से अतिक्रमण होता है? जमीन जो है वो न्यायालय ने चिन्हित की हुई है और न्यायालय के चिन्हित किए हुए जो क्षेत्र है जहां एक और सरकार द्वारा बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर रुड़की के लंढोरा में प्रदूषण विभाग की नाक के नीचे ही लगातार ईंट भट्टों और ईंटों को पकाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। वहीं ईंट भट्टों की चिमनियों से निकलने वाला जहरीला धुआं स्थानीय लोगों के लिए बीमारियों को दावत दे रहा है। वहीं संबंधित विभाग को लगातार सूचना देने के बाद भी प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाई पर कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की जाती है।
वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले ईंट भट्टे की सूचना मिली है, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें अभी मेरे संज्ञान में आई है खबर, तो इसमें हम जाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी बता देंगे और हम भी खुद औचक निरीक्षण करके इसमें कार्रवाई करेंगे। सर पूर्व में भी हमारे द्वारा काफ़ी इसमें हमने सीज करे थे ट्रैक्टर भी बीच में, तो आगे भी हम कार्रवाई करते रहते हैं और निरंतर करते रहते हैं। जब जब समय मिलता है तो इसमें आगे भी जारी रहेगी। उत्तराखंड के रुड़की में 24 दिसंबर की रात में रुड़की के सिविल लाइन इलाके में कुछ युवतियों द्वारा सरेआम एक दूसरे से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसको हमारे चैनल ने प्रमुखता के साथ चलाया था। वायरल वीडियो के बाद हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस को पूरे मामले में जल्द ही वीडियो में मौजूद युवतियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 युवतियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया है। बताया जा रहा है कि चारों युवतियां रुड़की की ही रहने वाली हैं और कुछ दिनों से उनमें आपस में विवाद चल रहा था, जिसके बाद विवाद इतना बड़ा कि बीच सड़क पर ही युवतियों में लाठी डंडे चल गए। को कुछ युवतियों का आपस में मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा इन सभी को चिन्हित करने और इनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में रुड़की कोतवाली पुलिस के द्वारा इन सभी युवतियों को चिन्हित किया गया और इनके विरुद्ध पुलिस एक्ट में कार्रवाई अमल में लाई गई है। सभी को निर्देश दिया गया है और कि भविष्य में इस तरह की कोई भी चीज़ आपसी कुछ वाद विवाद की स्थिति पहले से ही चली आ रही थी और जब एक दूसरे के समक्ष हुए तो इनके बीच वो विवाद की स्थिति झगड़े में परिणत हो गई थी। युवतियों का चालान किया गया है पुलिस एक्ट में। रुड़की की रहने वाली है? रुड़की की रहने वाली है। पुलिस एक्ट में चालान करके चालान किया गया है। अभी उत्तराखंड पुलिस पूरे प्रदेश में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाने जा रही है। अब सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस विभाग शासन को प्रस्ताव भेजेगा। इसके पीछे पुलिस का काम है अपराध होने की स्थिति में अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हरिद्वार को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी सामने आई है। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में शासन से जल्द वार्ता की जाएगी और इसके अलावा बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए प्रत्येक जिलों में साइबर एक्सपर्ट की नियुक्ति किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जहां पूरे तहसीलों से लेकर जिलों में सभी गांव में जागरूकता मिशन चलाया गया, जिसमें लेकर एक चौपाल का आयोजन किया गया, जिसके चलते सभी क्षेत्रों में होने वाले कार्यों, होमस्टे, पशुपालन, सड़क समस्या, पेयजल समस्या सहित अन्य बिंदुओं पर बातचीत की गई। तो वहीं उत्तरकाशी के ग्राम सभा बमियाल गांव में जिला फॉरेस्ट विभाग अधिकारी पुनीत तोमर ने चौपाल का आगाज किया, जिसमें लोगों की समस्याएं सहित कई बिंदुओं पर बातचीत की गई, जिसमें स्वयं जिला वन विभाग अधिकारी पुनीत तोमर ने चौपाल में सभी लोगों को जागरूक करने की लेकर बात कही। तो वहीं स्वरोजगार को प्रमुखता से लेते हुए कहा कि होमस्टे, मधुपालन सहित कई रोजगार और स्वरोजगार के बारे में जानकारी दी गई। सभी जगह मतलब क्या अवसर हैं, क्या मजबूतियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या खतरे हैं, उस ढांचे में उसको डालना था। तो यहाँ पे आके ये दिखा है कि ये गांव क्योंकि उत्तरकाशी के काफ़ी पास है, तो वैसे बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक ठाक उपलब्ध हैं। रोड भी आती है, पानी भी है, बिजली भी है, परंतु कुछ और बढ़िया हो सकता है। खेती को सपोर्ट करने के लिए होम स्टे को प्रचलन को मतलब थोड़ा बढ़ावा दिया जा सकता है और उसके साथ साथ होम स्टे की मतलब एक तरह से अवसर के तौर पर भी आ सकता है, क्योंकि उत्तरकाशी से काफ़ी पास है। कुछ भी खाद्य पदार्थ वगैरह लाने के लिए आपको, कुछ भी फैसिलिटी मुहैया करवाने के लिए आपको एक आसानी है। साथ साथ अगर यहाँ पे मधुपालन, एपीकल्चर अगर हो और थोड़ा पशुपालन को ठीक तरीके से किया जाए तो उसको आप होम स्टे के साथ डोवटेल कर सकते हैं और ये लोगों की आजीविका को एक तरह से सपोर्ट कर सकता है। उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुई खेल प्रतियोगिता ब्लॉक स्तर और जिला स्तर से होते हुए अपने अंतिम चरण राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ तक पहुंच गई है।
इसी महीने के अंत में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के 13 जनपदों की टीमें 14 अलग अलग खेलों में हिस्सा लेंगे। 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के साथ देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक नई शूटिंग रेंज का भी उद्घाटन किया जाएगा। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड खेल विभाग का प्रयास है कि राज्य की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में सहयोग करे। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राज्य स्तर पे जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। देश के कई राज्य कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे उत्तर भारत में भारी शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पंजाब में रविवार को भी कड़ाके की सर्दी जारी रही। शीतलहर के कारण लोग घरों में दुबके रहे। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। चारधाम समेत अन्य चोटियों में हल्का हिमपात होने से ठिठुरन बढ़ गई है। प्रदेश में बदले मौसम के बीच चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ है। इन्हीं सब